आइए, करंट जीके में जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो पहलगाम आतंकी हमले पर बात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को। एक तो आपको ये डेट याद रखनी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम पिछले पेपर देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुंबई में ताज होटल पर हमला कब हुआ था। ये आया हुआ है, ठीक है। पुलवामा हमला कब हुआ, यह आपके रेलवे एसएससी में आया हुआ है। उरी हमला कब हुआ, यह आपके आया हुआ है। हो सकता है अब ये क्वेश्चन ना आए, हो सकता है, क्योंकि पुरानी चीजें थोड़ी कम पूछी जाती है। संसद पर हमला हुआ था, कई बार क्वेश्चन आया था उस पर, लेकिन उसके आने के कई कारण थे। उसका कारण ये था कि जो अफजल गुरु था उसे फांसी की सज़ा आगे से आगे डिले होती गई, फिर वो फांसी हुई, तो फिर उसको कनेक्ट करके पूछ लिया था कि संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था। 13 दिसंबर 2001। मुंबई में कसाब को जब फांसी हुई थी, लेट हुई थी फांसी, वो आप जानते हो। 2008 में ये हमला हुआ था, 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था, लेकिन उसका फैसला 2011 तक आया, तो फिर 2011 तक ये क्वेश्चन आते रहे। समझे बात को। उरी हमला हुआ था, 2016 में हुआ था उरी हमला, उस पर एक फिल्म भी आई हुई है, उरी फिल्म, ठीक। तो पुलवामा हमला हुआ था, ये 14 फरवरी 2019 को हुआ था। समझे बात को। होता क्या है, हम है ना जब तैयारी करते हैं, ये बहुत सारे हमले हो गए जो बहुत दुखद रहे, लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे क्या कहेगा, जैसे मुंबई में ताज होटल हमला कब हुआ था, वो 26 नवंबर 2007, 2008, 2009, 2010 ऐसे देता है, और यहीं पर वो आप सेट हो जाते हो, पता नहीं लगता कि कब हुआ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये तैयारी करने का तरीका होता है, इसको तरीका बोलते हैं। ये नहीं है कि लिस्ट बना ले करे जा रहे हैं, इससे बात नहीं बनती है, इससे बात नहीं बनती है। हर दिन कोई ना कोई घटना घटित होती है, हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब आपको मैं ये पहलगाम आतंकी हमला करवा रहा हूं, तो आपको इसके साथ साथ ये बातें ध्यान रखनी है कि मैं जो पॉइंट लिखा रहा हूं, जो बात आपको लिखा रहा हूं, वो एग्जाम की दृष्टि से क्यों इंपॉर्टेंट है, या कोई बात हो तो हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। समझे ना बात को। आइए स्टार्ट करते हैं, और आराम से बेटा इसको समझना, ठीक है ना, समझने का प्रयास करना। यदि पढ़ने वाले हो तो, नहीं तो कुछ भी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। ध्यान दो, इधर हेडिंग डाल दीजिए, पहलगाम आतंकी हमला। पहलगाम आतंकी हमला। चलें, आइए। उत्तर भारत में ये घटना घटित हुई है। उत्तर भारत में लद्दाख है, और उत्तर भारत के अंदर कश्मीर है, और इसकी सीमाओं को जो स्पर्श करते हैं, पाकिस्तान करता है, अफगानिस्तान करता है, चाइना करता है। ये 3 देश 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को टच करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो घटना घटित हुई है, आपको इसके आसपास की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा लगती है, क्या जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा लगती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो गच्चा खा जाओगे। आपने अखबारों में एक बात पढ़ी, ठीक है, आपने एक बात पढ़ी कि आतंकवादियों ने, साथ साथ लिखते जाओ थोड़ा सा,
आतंकवादियों ने पीर पंजाल श्रेणी से भारत में प्रवेश किया। पीर पंजाल श्रेणी से। जो बच्चे ज्योग्राफी कर चुके हैं, क्या मैंने पीर पंजाल श्रेणी के बारे में नहीं बताया आपको? क्या मैंने आपको पीर पंजाल दर्रा के बारे में नहीं बताया आपको? और पुराने पेपर उठा के आज देख लेना, आपकी लाडली ल्यूसेंट में मिल जाएगा पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पीर पंजाल दर्रा किनको जोड़ता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे बनते हैं बेटा क्वेश्चन, ये तरीके होते हैं। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा हो जाता है जो ये कहते हैं कि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाता तो एग्जामिनर सिलेबस कभी नहीं बनाता। तो ये पीर पंजाल श्रेणी एक तो कहां है, ठीक है, कहां होगी? जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसी से संबंधित एक पीर पंजाल दर्रा है। ये किसको जोड़ता है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। जो बच्चे कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी, उनको ये पता है, उनके नोट्स में ये बात है, लेकिन मैं जानबूझकर ये चीजें नहीं बता रहा हूं ताकि आपको कुछ ललक हो किसी को प्राप्त करने की। क्लियर? यहां से ये भारत में प्रवेश किए। भारत में ये कहां आए? भारत में आए J&K में। J&K में आए। J&K में कहां आए? अनंतनाग जिला। ये जो अनंतनाग है, ये क्या है? एक जिला है। यहां आए। अनंतनाग जिले में एक शहर है, उस शहर का नाम है पहलगाम। पहलगाम आए। पहलगाम में, भाई पहलगाम तो जैसे मान लीजिए जयपुर शहर, सब जाने के लिए बता रहा हूं। जयपुर शहर में कहां हुआ? जयपुर शहर तो बहुत बड़ा है भाई, कहां हुआ? तो ये जो हमला हुआ था, इस पहलगाम में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है बेसरन। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये नाम सुना है? कोई बात नहीं, डांटूंगा नहीं, मुझे बता तो दो, मुझे पता तो लगे। बेसरन नाम किसने सुना है? आपने सुना है? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छी बात है कि आपने ये नाम सुना है। आपने सुना है? हैं? एक बार बताया था। चलिए जी, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। हमला यहां हुआ है। ये क्या है? एक हिल स्टेशन है, और इस हिल स्टेशन का जो निक नेम है, इसे कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता? भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से किस शहर को जाना जाता है या किस स्थान को जाना जाता है? तो तभी मैंने आपको कहा, चलें, आइए। अब देखो, मैं ज़्यादा तो ज्योग्राफिकल चीज़ें मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको आगाह करूँगा कि आपको जो ज्योग्राफी में ये चीज़ें कराई गई है, वो थोड़ी सी आपकी नज़र में होनी चाहिए। मैं एक प्रारूप बना देता हूँ आपको। प्रारूप ये है कि ये उत्तर भारत है, ठीक है ना? ये उत्तर भारत है, और इस साइड में ये वाला जो पोर्शन है यहां, ठीक है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये आपका लद्दाख है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। इन दोनों को एक और ध्यान रखना, यूटी का जो दर्जा मिला था,
31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा मिला था ये 2019 के अंदर मिला था। और ये वाला पोर्शन इधर जब आप देखोगे तो यहां आपको मिलेगा पाकिस्तान, ठीक है ना, और इधर ऐसे ये है आपका अफगानिस्तान और ये है आपका पूरा चाइना। समझे, मैंने एक प्रारूप बनाया है आपको। तो जम्मू कश्मीर की सीमा को पाकिस्तान स्पर्श करता है, क्या अफगानिस्तान स्पर्श करता है? नहीं करता। ध्यान रखना, पहले करता था 2019 से। अब ये जो चेंजेज होते हैं यही क्वेश्चन होते हैं। अब नहीं करता है, अब केवल पाकिस्तान करता है। जम्मू कश्मीर की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? केवल पाकिस्तान है। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है ना। लद्दाख की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन से? 3 देश हैं, चाइना है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ये सिनेरियो बदल चुका है 2019 के बाद में। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझे ना बात को। ये वाला पोर्शन पीओके होता है, समझे ना। ये यहां जो पोर्शन मिलेगा ना आपको, ये गिलगित है, ऐसे कई स्थान मिलेंगे आपको यहां पर। ये वाला पोर्शन है ना पीओके है, पीओके है। क्लियर होगी बात सारी। हम कई बार एलओसी की बात करते हैं, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो मुझे बताइए लाइन ऑफ कंट्रोल यहां है या यहां है? बताइए। नीचे है, ध्यान रखना। ये जो है ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये बेटे ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है चीजें सारी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। समय लगाइए, ना समझ में आता है तो 1 घंटा दो इसको। यदि आपको ये नहीं पता कि एलओसी और एलएसी क्या होता है तो बहुत गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ घोटाला है। ये सेट नहीं बैठेगा, आपको एग्जाम क्लियर नहीं करने देगा। तो जो एलओसी है वैसे देखा जाए तो हम कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वास्तव में जब हम इसको देखते हैं तो ये पीओके और जेएंडके के बीच में है। ये मैंने पहले भी दिवाली के समय करवाया था आपको, मैंने पूरा वो पेज भेजा था, मैंने कहा था नोट कर लेना इसको अच्छे तरीके से। कोई पहली बार नहीं बता रहा हूं, बहुत बार बताया है ये। और एक चीज चलो चलते चलते और बता देता हूं, मेरे को भी कुलकुली मच जाती है ना पूरी। ये यहां से देखोगे ना, ये वाला पोर्शन ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा हिंदी में बोलते हैं। ये किन के बीच में है? ये वैसे देखो तो लद्दाख और चीन के बीच में है, या वैसे कहोगे तो भारत और चीन के बीच में है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एलएसी किन के बीच में है, तो ये चीन के बीच में है। ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, थोड़ा ध्यान रखना। एक जम्मू कश्मीर की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जेएंडके की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य व यूनियन टेरिटरी। ये क्यों बता रहा हूं आपको मैं? ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं बताने जा रहा। ये आपको बताए, मैप निकालिए, देखिए और लिखिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो हमला हुआ है उसमें अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अटारी बाघा बॉर्डर, अब पुराने पेपर उठा के देखो, अटारी बाघा बॉर्डर पर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बाघा पाकिस्तान में है, अटारी अमृतसर के अंदर है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बॉर्डर का संबंध किससे हो गया? पंजाब से। समझे ना। ये भी आपको करवाया हुआ है, ये जहां पर मैं आपको सिंधु नदी करवाता हूं वहां करवाया हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है ना। ये बेटा
मेरी बात को मजाक में मत लेना, ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चा चलते चलते गलत कर जाएगा। आप में से कई बच्चे ऐसे बैठे हैं, चाहे मुझे बताए ना, उनको अभी तक नहीं पता था कि अफगानिस्तान J&K से लगता है कि नहीं लगता। वो सोच रहे थे जे ऊपरी है अफगानिस्तान तो ऊपरी जम्मू है तो लगा दो। क्लियर होगी बात सारी, ये चीज ध्यान रखनी है। अब आप समझ गए। आइए अब आ जाइए बेसरन के नीचे, बेसरन के नीचे आ जाइए। यहां पर 22 अप्रैल 2025 को 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला हुआ। क्लियर, ये हमला हो गया। समझ में आ गई बात सारी। अब जब हमला हो गया तो स्थिति क्या है, पर्यटक मारे गए तो टूरिज्म पर प्रभाव पड़ा। ये बहुत गंभीर मामला होता है। 2 विदेशी मारे गए, मतलब विदेश के लोग भी वहां घूमने गए थे। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, इंडियन इकोनॉमी निर्भर करती है उस पर। अब बताओ, क्या कोई विदेशी जम्मू कश्मीर में घूमने आएगा? नहीं आएगा, या उनकी संख्या कम हो जाएगी? ओबियसली होगी, क्योंकि अभी मैं आपको कह दूं कि यार पहलगाम चलोगे क्या, तो आप कहोगे सर जी अब घर में काम था थोड़ा सा, है ना हकीकत। मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चीजें चल रही होगी ना, अरे यार रहने दो यार, एक बार रुक जाओ यार थोड़ा सा। आप सोचिए कितना प्रभाव पड़ गया। वहां के जो लोग हैं उनका पूरा सिस्टम टूरिज्म पर निर्भर करता है। सारा काम खत्म, एक तरीके से तुम्हारा कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, सारा काम खत्म, क्योंकि वहां वैसे ही पर्यटक कम आएंगे। समझे ना बात को। तो ये एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि भारत की इकोनॉमी पर भी हमला था, इकोनॉमी पर भी हमला था। पर्यटन को कमजोर करने का एक माध्यम था ये। लोग मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए, उनसे मजहब पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे, और फिर गोली मार रहे थे। जैसे ही कहते कि आपका मजहब क्या, आप कहते हिंदू, तो गोली मार देते। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि आज के बाद जब भी हमसे कोई ये पूछे कि आपकी जाति कौन सी है, तो जाति नहीं बतानी, जाति वर्ण ये सब साइड में रख दो। आप सीधा कहिए हम हिंदू हैं। ज्यादा ही कुछ हो तो आप ये कह सकते हो हम भारतीय हैं। लेकिन जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, इसको सिरे से निकाल दीजिए। मान के चलना यही वो बिंदु होगा, यही वो आपकी पहल होगी जो किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म को तो मजबूत करेगी ही करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये जो आतंकी हमले होते हैं इनको भी कम करेगी या खत्म करेगी। क्योंकि उन लोगों को ये पता है, हालांकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उन लोगों को ये पता है कि ये बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, इनको कैसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, इनको कैसे भी हम बना सकते हैं, क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। तो आज के बाद कोई आपसे जाति पूछे तो जाति नहीं बतानी है, सीधा क्या कहना है, हम हिंदू हैं। क्या ये मैं मान के चलूं कि आप मेरी बात का समर्थन करोगे? सही ना। जो भी जाति पूछे उसको इस हमले की तरफ ले जाना। समझ में आई बात सारी। जो भी पुराने सिस्टम हमारे बने हुए हैं जो कि हिंदू धर्म को कमजोर करते हैं, उनको सिरे से नकारना है। चलिए, तो 22 अप्रैल अंडरलाइन कर दीजिए। अब जब ये घटना घटित हुई तो फिर क्या हुआ हमारे सामने, क्या क्या चीजें हमारे सामने आई। हमने ये देखा, ये सुना, अखबारों में पढ़ा हमने कि गृह मंत्री अमित शाह
पहलगाम की तरफ रवाना हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। इसका मतलब इस प्रकार के जो ये हमले होते हैं, इसके नियंत्रण की जिम्मेदारी किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। समझ में आई बात सारी? क्लियर? भाई रक्षा मंत्री का नाम क्यों नहीं आया? सोचने वाली बात है ना। भाई रक्षा मंत्री का नाम क्यों नहीं आया, गृह मंत्री का नाम क्यों आया? क्योंकि ये जो हमारे अंदर हमले होते हैं, इनके लिए जिम्मेदार, इनके नियंत्रण प्रबंधन के लिए कौन होता है? गृह मंत्रालय। और जो बाहरी अटैक होता है, जैसे एक देश दूसरे देश पर हमला कर दे, भारत और पाकिस्तान का हमला हो जाए, फिर कौन आएगा? डिफेंस आएगा। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, ठीक है ना। ये कई बार मैंने आपको बताया, वे पुलिस क्या होती है, थल सेना, नौसेना, वायु सेना ये क्या होती है, सीआरपीएफ क्या है, ये किस रूप में आएगी, बीएसएफ ये क्या है, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब गए हुए थे, ठीक है। वो सऊदी अरब की यात्रा से वापस आ गए और उन्होंने बैठक ली, और उस बैठक का नाम क्या है? उस बैठक का नाम है कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति की बैठक। कैबिनेट, कैबिनेट मतलब सरकार, रक्षा मामलों की समिति की बैठक ली। अब जहां भी आप देखोगे रक्षा मामले आ गए, कैबिनेट में बहुत सारी समितियां होती है। आर्थिक मामलों की समिति होती है, रक्षा से संबंधित समिति होती है, नियुक्ति से संबंधित समिति होती है, राजनीतिक मामलों की समिति होती है, संसदीय मामलों की समिति होती है। बहुत सारी समितियां होती है जो सरकार के कार्यों में सहयोग करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति की बैठक ली। अब आपका एग्जामिनर यहां से कैसे क्वेश्चन पुटअप करेगा? कैबिनेट की रक्षा मामलों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन में दे देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। झट कैच कर लोगे, रक्षा मंत्री आ गया नाम में, बेवकूफ समझाए क्या। लेकिन इसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री नहीं होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो चलते में मत लिया करो चीजों, हर लाइन में एक क्वेश्चन छुपा होता है, बस शर्त यह है कि पहचानना आना चाहिए। क्लियर? अब बहुत सारी बातें हुई होगी, बहुत सारी बातें हुई है। पाकिस्तानी वीजा बंद कर दिया गया, 48 घंटों के अंदर जो भी पाकिस्तानी यहां से आए हुए हैं वो सब वापस चले जाएं, पाकिस्तान चले जाओ, नहीं तो उसके बाद उनके खिलाफ किसी भी रूप में कार्रवाई हो सकती है। यहां जो पाकिस्तान के उच्च आयुक्त बैठते थे, हाई कमिश्नर, उनको वापस भेज दिया कि आप जाइए। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर उच्च आयुक्त बैठते थे, हाई कमिश्नर बैठते थे, उनको वापस बुला लिया, आ जाओ भाई। समझे बात को? सवाल पैदा होता है ये उच्च आयुक्त क्या होता है? उच्च आयुक्त वैसे ही होता है जैसे राजदूत, राजदूत एम्बेसडर होते हैं ना, राजदूत, उनको ही बोलते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा अंतर है, और वो अंतर ये है कि राष्ट्रमंडल देशों में जो राजदूत होते हैं, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ क्या होता है? ऐसे देश जो कभी ब्रिटेन के अधीन थे, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनमें जो राजदूत होता है उनको उच्च आयुक्त कहा जाता है, हाई कमिश्नर कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में आती है चीजें सारे, कि राष्ट्रमंडल देशों में राजदूत को क्या कहा जाता है? उच्च आयुक्त। दूसरा कोई और ऑप्शन बना के दे देता है आपको। क्लियर होगी बात सारी? ये चीजें होगी, ये थोड़ा सा दिमाग में रखो बस आप। भाई पाकिस्तानी वीज़ा बंद कर दिया गया है और उच्चायुक्त को बुला लिया गया है, ये हो गया। इन पे कोई ज़्यादा वैसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात हुई है, महत्वपूर्ण डिसीजन,
वो ये हुई है, देखो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया गया, सबसे टॉप का यही है। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले कुछ छोटे छोटे पहलू है उनको मैं थोड़ा सा निपटा दूं, ताकि सिंधु नदी जल समझौते को बढ़िया तरीके से आपको बता दूं। क्वेश्चन ज़्यादा आने की उम्मीद वहीं से है। एक तो अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। अटारी बाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। तो आपको देखो जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। ये पंजाब वाला एरिया है, ये पाकिस्तान है, ये पंजाब है, हमारी साइड में क्या है अटारी, और पाकिस्तान की साइड में क्या है बागा है। ये 3 किलोमीटर बीच का एक क्षेत्र होता है। बस आप थोड़ा इतना ही ध्यान रख लीजिए कि जो बागा है वो पाकिस्तान के अंदर है, अटारी जो है ये भारत के अंदर है, अमृतसर जिले के अंदर है ये, ठीक है ना। यहाँ आप अमृतसर कर सकते हो। ये मैंने चीज़ें बताई हुई है आपको अटारी बागा बॉर्डर पर, ठीक है ना। इस पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर। और सबसे ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए, सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है। आइए दूसरा लिखिए, चलें। सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है। ध्यान रखें, स्थगित, समझे ना बात को, स्थगित किया है, सस्पेंड, समाप्त नहीं किया है। ध्यान रखना, शब्दों में बड़ा फर्क होता है। स्थगित किया, रोक दिया हमने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंधु नदी जल समझौता क्या है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पुराने पेपर देख लीजिए, सीडीएस का पेपर देख लो, एसएससी का पेपर देख लो, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं बकायदा। इस संबंध में कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी इस समझौते में सुधार की, चेंजेस की कुछ बात कही थी, तब भी ये चर्चा में आया था सिंधु नदी जल समझौता। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में आपको बताया जा चुका है, ये जो बच्चे इंडियन ज्योग्राफी कर चुके हैं बताया जा चुका है। आइए ये समझौता कब हुआ बताएगा कोई? 1900, शाबाश, क्वेश्चन है सारे, ये कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ। किन के बीच में हुआ? भारत व पाकिस्तान के मध्य। भारत व पाकिस्तान के मध्य। आइए, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आइए, पाकिस्तान में इस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, ध्यान रखना, इस समय थे राष्ट्रपति। उनका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब खान। ये ध्यान रखना है। ये क्यों बता रहा हूं? शिमला समझौते के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसे कई क्वेश्चन पहले बने हुए हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये जो समझौता हुआ था, इसमें मीडिएटर कौन था?
मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। तो सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था? क्लियर? चलिए, अब ये बात आती है कि ये समझौता क्या था। एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए, फिर आगे बताता हूं। इसमें लिखो, यह समझौता सिंधु नदी के जल बंटवारे के विभाजन से संबंधित है। विभाजन से संबंधित है। क्लियर होगी? एक चीज है ना, थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, यहां पर ऐड कर लीजिए। कब हुआ? एक स्थान लिखिए। ये कराची में हुआ था। कराची में हुआ था, पाकिस्तान में है। अरब सागर को टच करता है ये, एक तरीके का पोर्ट है ये। ठीक, चलिए, अब यहां पर क्या हुआ? सिंधु नदी का विभाजन किया गया 2 भागों में। लिखिए, दूसरे पेज पे आ जाइए। सिंधु नदी का विभाजन। पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। पश्चिमी नदियां, पूर्वी नदियां। आप ये कह सकते हो ऊपर की 3। बाद में मैं भूल ना जाऊं, इन सभी नदियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपको करवाया जा चुका है जनरल जीके में। अब करंट जीके में ये प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाए, तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि जहाँ मैंने सिंधु नदी वगैरह ये जो नदियाँ करवाई है वो सब तैयार होनी चाहिए। ये नीचे की 3 है, नीचे की 3 है ये। ऊपर की जब आप बात करोगे तो आएगा सिंधु नदी। उससे नीचे की जब बात करोगे, झेलम नदी। याद आ रहा है? श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम। चिनाब नदी, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी। और इधर जब आप बात करोगे तो आपको मिलेगी रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। याद कीजिए, इसमें हम पढ़ते हैं कि सिंधु नदी और सतलज नदी 2 नदियां ऐसी है जो कि तिब्बत से निकलती है। समझे ना? इसमें से केवल 2 ही नदियां हैं जो तिब्बत से। झेलम भारत में उद्गम होता है इसका, ऊपर की तरफ सारा बताया हुआ आपको। अब देखिए, मोटे तौर पर आपको बता देता हूं, ज़्यादा इसमें आपके काम की चीज़ें नहीं है और ज़्यादा इसको ऐसा उलझाना भी नहीं है आपने। आपको ये ध्यान रखना है कि इनके जल का इस्तेमाल, इन नदियों के जल का इस्तेमाल पाकिस्तान जो कर सकता है 80%, ठीक है, और जो भारत कर सकता है 20%। और ये जो नदियां हैं, इनके जल का इस्तेमाल पाकिस्तान जो कर सकता है 20% और भारत कर सकता है 80%। क्लियर?
अब मैं आपको एक पेज भेजूंगा, अखबार की कटिंग है वो, और उस कटिंग में ये बताया गया है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और चाइना पर, सॉरी, पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, आपने ऊपरी ऊपर हेडिंग देखी होगी, पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद। ठीक है ना, तो उसको आप एक बार पढ़ना, फिर उसकी बात मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। और एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ये डायग्राम अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। ये सिंधु नदी है, अरब सागर में गिरेगी, ठीक है ना, और यहां से ये चिनाब नदी निकलेगी, ये चिनाब नदी है, और ये झेलम नदी है, ये थोड़ा सा इधर कर लेना, झेलम नदी है, ये आपको बताया वह सारा। इधर जो बात करोगे, ये कौन सी है, रावी नदी, ठीक है। यहां से फिर ये सतलज आएगी, और जो व्यास नदी है वो इधर है, यहाँ पे हरीके बैराज बांध है, जहां से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ होता है। ये सब जानकारी आप, ये जाल पता होना चाहिए, तभी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आपको जो कटिंग भेजूंगा उसको आप देखना, समझने का प्रयास करना, उसके आगे की बात हम कल करेंगे।